हेलो छात्रों, आज हम बीटीसी के 2023 के मैथ के प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए आइए हम इस प्रश्नों को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है कि यक्स के घाते 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। हमको क्या करना है? इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, प्रश्न को उतार लेते हैं। तो x के घाते 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को हमको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है, मतलब इसको खंड में तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देख पाएंगे कि यहाँ पर 5 और 10 मिल रहा है और यहाँ पर x और x मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को दो पदों को एक साथ ले लेंगे तो हम इनमें से कॉमन निकाल पाएंगे। तो चलिए इन दोनों लोगों को दो पदों को एक साथ कर लेते हैं। तो करेंगे तो क्या पाएंगे? x का क्यूब प्लस 2x² एक कोष्ठक में, फिर प्लस 5x प्लस 10 एक कोष्ठक में। मान लीजिए कि एक कोष्ठक में कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, परंतु मान लीजिए कि कोष्ठक में कर लें। करने की क्या ज़रूरत है, सीधे डायरेक्ट हल कर दो। छोटी सी चीज़ें क्या हल कर कोष्ठक में लेना है। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? x² है और यहाँ पर क्या है? x का क्यूब है। मतलब 2x है, 2x इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 अगर x लेंगे तो यहाँ पर तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब कि हमें 2x को ले लेना है और यहाँ पर और कोई चर में मिला लेकिन अचर में और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो इसको छोड़ देंगे। तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना बचा? x। यहाँ पर प्लस का चिन्ह और ये x² से x² कट गया, बच गया क्या? 2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? 5 और यहाँ पर 10 है। तो हम जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 10 आता है लेकिन 10 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। तो इसलिए हमें को क्या करना पड़ेगा? 5 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 एक कम 5 हो गया, x नहीं कटा, x को लिख लेंगे। यहाँ पर 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, और x² प्लस 5 को एक कोष्ठक में ले लेंगे और x प्लस 2 को एक कोष्ठक में ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से हमने इसको हल किया और देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने हल किया है, गुणनखंड को हल कर लिया। इस गुणनखंड का आंसर इन लोगों में से मिलाते हैं तो देखते हैं क्या पाते हैं। यहाँ पर लिखा है x प्लस 5, x प्लस 5 किसी में नहीं है तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है x² प्लस 5, x² प्लस 5, फिर उसके बाद लिखा है x प्लस 2, मतलब कि अब मिल गया, मतलब ये अब सही है और बाकी सब क्या हैं? गलत हैं। समझ में है कि नहीं है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अब तक हमने प्रश्न नंबर पहले को हल कर लिया, अब बारी है प्रश्न नंबर 2 को हल करने की। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रश्न देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि यदि log a 3 के घाते x प्लस 2 बराबर log a 243 तो x का मान है। मतलब कि हमें जो यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमें x लिखा हुआ है, इसी x का मान हमको ज्ञात करना है कि इस x की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं और उससे पहले हल करने से पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। तो log a 3 के घाते x प्लस 2 बराबर log a 243 ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखेंगे
कि यहाँ पर 3 है और इसके घात पे x प्लस 2 है और यहाँ पर 243 दिया हुआ है। हमको पता है कि अगर घात बराबर है तो उसका मान भी बराबर होगा, मतलब घात के नीचे का जो अंक होता है वो भी बराबर होगा, और जो अंक बराबर है तो घात भी बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं कि नीचे के जो अंक होते हैं उसको हम बराबर कर लेते हैं, उसके बाद घात अपने आप बराबर हो जाएगा। तो चलिए इन अंकों को बराबर करने के लिए इसको पहले घातीय के रूप में लिखते हैं। तो घातीय रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यह है लास्ट में 3 दिया है, मतलब कि यह विषम है तो सम से कटेगा नहीं, तो विषम 3 से ले लेंगे। तो 3 बड़े 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो यह कटेगा 2 बार में, फिर कटेगा यहाँ पर 2 गया तो ये 7 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। समझ में? अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 1 2 3 4 5 मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब हम इसको या तो 3 गुणे 3 गुणे 5 बार करें या तो हम 3 के घाते 5 लिख सकते हैं। समझ में? तो अब हमने क्या किया, हमने अगले पड़ाव में हमने प्राप्त कर लिया कि हम log a 3 के घाते x प्लस 2 बराबर log a बराबर 3 के घाते 5 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया कि अब ये नीचे जो दिख रहा है, जो जितने भी घातांक के ऊपर हैं और घातांक के नीचे हैं सारे इक्वल हो गए हैं, तो जो घात होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 5। तब अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और ये प्लस में है, तो जब प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कि हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया है, x का मान 3 प्राप्त हो गया है। समझ में? अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने x का मान क्या कर लिया है, 3 प्राप्त कर लिया, तो 3 यहीं पे मिल गया है। ये 5 हो ही नहीं सकता, 7 2 कोई नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर 3 हमारा विकल्प सही है। समझ में? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है और उसको किस प्रकार से अगले प्रश्न को हल किया करेंगे। अगले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं कि प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, एक कमरा है, उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 वर्ग मीटर दिया है, 48 वर्ग मीटर। जो कमरे का क्षेत्रफल दिया है, मतलब कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 वर्ग मीटर दिया है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, यदि उसी कमरे की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर हो और कमरे की ऊंचाई कितनी हो, 5 मीटर हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें कमरे का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन बराबर ज्ञात करना है, मतलब उस कमरे का आयतन, कमरे का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सूत्र आयतन का क्या होता है। आयतन का सूत्र, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और यहाँ पर हम पा रहे हैं कि सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। तो और एक चीज़ और हमको पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के बराबर। मतलब कि हमें प्रश्न में ही दो चीज़ें दे दी गई है जो कि छुपा के। पहला बोला था कि कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 48 वर्ग मीटर। मतलब लंबाई चौड़ाई इसी क्षेत्रफल में क्या है? छिपा हुआ है। और ऊंचाई हमको यहाँ पर पता है। तब अब हम कमरे का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अरे आयतन ज्ञात करेंगे। अब हम कमरे का जो है, अब यहाँ पर कमरे का आयतन क्या है? अब आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होना चाहिए, गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या दिया है? 48 वर्ग मीटर दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 48 गुणे, फिर उसके बाद क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई के बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 बटे 40, फिर 5 20, 20 4 24। यह घन मीटर होगा। यह क्या होगा? घन मीटर होगा। या सीधे आप मीटर के क्यूब भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मीटर का क्यूब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ आपको समझ में आई है कि यहाँ पर इस एक ही सवाल में दो चीज़ों का बोध कराया गया था, क्षेत्रफल और आयतन का। अगर हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता है और आयतन का सूत्र पता है तभी इस सवाल को हम हल कर पाएंगे। तो सूत्र का भी, मैथ में सूत्र का ज्ञान भी बहुत अत्यंत जरूरी है। तो चलिए इस प्रश्न को समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? देखिए, जो भी सवाल है, जो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत पूछिए। और जो वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, ट्यूटोरियल के द्वारा देख रहे हैं, वो लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। मैं प्रत्येक लोगों के कमेंट देखूंगा और उसके प्रश्नों के हल देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया है, दूसरे को भी हल कर लिया है, तीसरे को भी हल कर लिया है, बारी चौथे की है। चौथा में दिया है कि 6 करनी में 2/5, 6 करनी में 2/5 का घातांकीय रूप है। अब घातांकीय रूप में लिखना है, क्या किस के रूप में लिखना है? जो एक कड़ी दी गई है इसी को क्या करना है? घातांकी रूप में लिखना है। तो घातांकी रूप को तो नहीं समझते हैं कि घातांकी रूप क्या होता है। अगर किसी अंक के ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पर यक्स ए लिखा हुआ है, यक्स या ए के ऊपर अगर कड़ी लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यह 1/2 है। अगर इसी कड़ी के ऊपर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर ए के बट्टे 1/3 हो जाएगा। मतलब कि यह है कि जो आगे यहाँ पर लिखा रहेगा वह नीचे हो जाएगा और कड़ी लगाएगा क्या? 1/, जो भी अंक दिया रहेगा कड़ी के ऊपर उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? देखिए, यह है एक कड़ी में, मतलब ए कड़ी में है। तो जो कड़ी जब आप लगाएंगे, जब भी कड़ी आपको दिखे तो तुरंत आप वहाँ पर क्या करिएगा? मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, ए के ऊपर कड़ी लगी हुई है, तो तुरंत ए लिख दीजिए, फिर बट्टे में 1 लिख दीजिए। यहाँ तक आप बिना हिचक के करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आगे कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कड़ी लगा हुआ है, बट नीचे क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए। उसके बाद क्या करना है? मैंने जो बताया कड़ी के जगह पे क्या करना है? 1/, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि कड़ी के ऊपर क्या दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। कुछ भी दिया हो, कड़ी के अगर ऊपर कुछ भी दिया हो तो हम उसको वही लिख देंगे। समझ में? तो अब हमको क्या पता है यहाँ पर कि 6 करनी में 2/5
का घातांकी रूप में लिखना है, मतलब यह तो है कड़ी के रूप में, तो इसको घात के रूप में लिखना है, मतलब इसके रूप में लिखना है। यह घातांकी रूप है। यह कैसा है? यह घातांकीय रूप है, ठीक है। और यह क्या है? कणीय रूप है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अगले कार्य में हम करेंगे कि 6 कड़ी में 2/5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको पहले उतार लेंगे, 2/5 लिख लिए। फिर ये कड़ी को हटा देंगे तो क्या आएगा? 1/2, एक बट्टे में आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कड़ी के आगे क्या है? 6 है, तो यहाँ पर चुपचाप 6 लिख देंगे। तो यह क्या होगा? हमारा घातांकी रूप हो गया। यह क्या है? घातांकीय रूप है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमारा घातांकी रूप कहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा घातांकी रूप पहला ऑप्शन में दिया है, 2/5 के घाते 1/6, ये सही हो गया। यह आप देखिए यहाँ पर यह और यहाँ पर सिर्फ 6 दिया है, तो यह 6 नहीं हो सकता, यह भी 6 नहीं हो सकता, यह भी 6, ये दिया ऐसे, ये तो सही दिया है, घात तो सही दिया है, लेकिन 5 को क्या कर दिया है? ऊपर कर दिया है और 2 को नीचे कर दिया है, तो ये भी गलत है। समझ में कि नहीं है? समझ में? देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। कभी घातांकी रूप में दे देगा और बोलेगा इसको क्या करिए? कड़ी में बनाइए, तो कड़ी में तुरंत सेम वही काम है। मान लीजिए कि यही दे दिया कि 2/5 है, आप इसे क्या करिए? किसको क्या किसके रूप में करिए? घातांकी रूप में नहीं, कड़ी रूप में करिए। ये जो दिया हुआ है 1/6 दिया है, इसको क्या करिए? कड़ी में करिए। तो आप सीधे यहाँ पर बनाइएगा, 2/5 लिखिएगा, कड़ी बना दिए, मतलब कि ऊपर का मामला ख़त्म। बचा क्या? 6 को यहाँ पर लिख देंगे। समझ में कि नहीं है? इस प्रकार से आप हल करेंगे। बहुत आसान है, सवाल को हल करना बहुत बड़ा प्रश्न नहीं देता है बीटीसी में। बस ये बात है कि हल करने की बात है कि जो जितना अच्छे से सटीकता से प्रश्न को हल कर पाए। जो है बीटीसी में 25 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आराम से ला पाएंगे। समझ में? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, 4 तक हमने सारे प्रश्न को हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि यदि a बराबर x अनुपात x क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो अब एक चीज़ याद रहे, विषम संख्या और x बराबर होना चाहिए, या तो x से बड़ा क्या होना चाहिए? 3 को होना चाहिए। समझ में आया? समझ में? और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर लिख देंगे विषम संख्या। क्या करेंगे? विषम संख्या। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? प्रश्न नंबर ए का समुच्चय बनाएंगे। ए का समुच्चय क्या हो गया? 2 क्या है? 3 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 3, 2 तो लिखेंगे नहीं। अब बारी क्या है? विषम संख्या आ गया तुम्हारा, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 के बाद आ गया 5, 7, फिर इसके बाद क्या आ गया? 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13 एक्सेट्रा। ये सब आपको मिल रहे हैं। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि जो b का समुच्चय दिया हुआ है, b का समुच्चय क्या है? b बराबर क्या दिया है? b बराबर 2, 3, 4 नहीं दिया है, 5 दिया है। 5, 6, 7, 8 यह प्रश्न में दिया है। तो हमें b माइनस a का मान ज्ञात करना है, हमको इसके बराबर पता करना है। ठीक है, प्रश्न सही है ना? अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसका कहने का अर्थ यह होता है कि जो जो मिल रहा है, ठीक है, जो जो इसमें मिल रहा है उसको क्या करना है? इसमें से जो मिल गया b वाले में से a का जो जो मान मिल जाएगा उसको हमको नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब घट जाएगा वो।
और जो जो मान नहीं मिला है उसको क्या कर देना है, लिख देना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज़, b माइनस ए बराबर समुच्चय। क्या बनाना है समुच्चय में, 2। देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर मिला, ठीक है, 3 नहीं ना मिला, 3 को भी लिख देंगे। यहाँ पर 5 मिल गया, 6 नहीं मिला, 6। ये बोला है कि 3 से बराबर भी होना चाहिए, तो 3 से बराबर हो जाए भैया, तो 3 से बराबर है। यहाँ पर बोला है बराबर भी है, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, बराबर भी है, तो 3 से 3 मिल गया, तो 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 5 से मिल गया, फिर 6 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर इसके बाद 7 तो 7 मिल ही गया, तो इसको 7 को भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 है, 8 यहाँ पर नहीं है, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ख़त्म, क्योंकि 8 के आगे कोई अंक नहीं है, तो ये बाकी नहीं मिल रहा है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों अंकों में मिलना चाहिए वो अंक, ठीक है। किस वाले में, बी वाले में वह अंक क्या होना चाहिए, बचा होना चाहिए, और बचा रहेगा तभी उसके बारे में हम उसको लिख सकते हैं। मतलब कि ए में सारे अंक दिए हैं, लेकिन बी में कोई अंक नहीं दिया है, तो हमको कोई अंक नहीं लिखना पड़ेगा। कौन, वो जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये बोला है कि बराबर के बाद बड़ी संख्या तक होनी चाहिए, तो ये इनफाइनाइट कर दो आप। यहाँ पर मैं बोला 13 तक गया हूँ, आपका मन जहाँ तक जाए। अब मैं तो, मेरी ज़रूरत थी 9 तक में लिखा होता, 9 तक भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने आवश्यकता के अनुसार लिख दिया हूँ, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। ये बोला है कि विषम संख्या वो संख्या होनी चाहिए जो या तो जो है 3 के से बड़ी होनी चाहिए, या तो 3 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रश्न में ही बता दिया है कि विषम संख्या लिखिए, लेकिन कंडीशन यह है या तो 3 से बड़ा होनी चाहिए, या तो 3 के बराबर होनी चाहिए, उसी संख्या को लिखिए। तो 3 से बड़ी तो बाहरी अनंत तक चली जाएंगी संख्याएं, तो अनंत तक क्या लिखने की जरूरत है, सीधे से यहाँ पर हमको जितनी जरूरत थी वहाँ पर लिख दिया है। समझ में आ कि नहीं।